हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। इससे पहले हमने और भी लंग डिसऑर्डर देख चुके हैं, ब्रोंकाइटिस देख चुके हैं, लंग एब्सेस देख चुके हैं, अस्थमा देख चुके हैं। उन्हीं में से एक है लंग डिसऑर्डर जिसको कहते हैं निमोनिया। तो आज हम निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली सबको पता है निमोनिया के बारे में, तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या दिया है। एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लाम एयर सैक इन वन और बोथ लंग विच में फिल विथ फ्लूइड एंड पस। मीन्स ये क्या है, एक इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, जो हमारी एयर सैक होती है, लंग की एयर सैक जो होती हैं, एयर सैक, ठीक है, जो लंग की एयर सैक्स होती हैं वो या तो एक लंग की हो सकती हैं या दोनों ही लंग की एयर सैक इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसमें क्या हो जाता है, फिल हो जाता है फ्लूइड और पस। ठीक है, तो ये क्या है, एक इन्फेक्शन है जिसमें एक लंग या दोनों ही लंग की एयर सैक में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन के कारण क्या भर जाता है, फ्लूइड एंड पस फिल हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं निमोनिया। ठीक है, क्लियर है कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस के कारण इन्फेक्शन कॉज होता है, उसके कारण क्या है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिससे कि एक या दोनों लंग की एयर सैक में क्या हो जाता है, फ्लूइड और पस का कलेक्शन हो जाता है, एयर सैक में फिल हो जाता है फ्लूइड या पस। इस कंडीशन को हम कहते हैं निमोनिया। ठीक है, अब इसके बाद टाइप की बात करते हैं। तो निमोनिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है। तो ये क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग निमोनिया 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है लोबर निमोनिया, सेकंड होता है ब्रोंको निमोनिया और थर्ड होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो जो लोबर निमोनिया होता है, तो सभी को पता है कि जो हमारा लंग होते हैं, कुछ इस टाइप से डायग्राम होता है ना, और जो लेफ्ट वाला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अपना क्या होता है, हार्ट होता है ना। तो एक लंग में 3 लोब्स होती हैं और एक में 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, तो लोबर निमोनिया में क्या होता है कि ऑल एंड लार्ज सेगमेंट ऑफ पल्मोनरी लोब। तो लोबर निमोनिया में क्या होता है, सारी की सारी लोब्स या फिर बहुत बड़ा जो भाग है लोब का, ठीक है, जो पल्मोनरी लोब का बहुत बड़ा भाग या फिर पूरी की पूरी लोब क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। मीन्स पूरी लोब में ही क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, वो कहलाएगा लोबर निमोनिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया में क्या होगा, बिगिन इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड स्कैटर्ड इन एयर सैक थ्रू आउट द लंग। इसमें क्या होता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से स्टार्ट होते हैं। यहाँ होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होते हैं और एयर सैक तक पहुँचते हुए कहाँ, लंग के बाहर तक भी पहुंच जाता है। मतलब स्टार्ट हो जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ही स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लामेशन, और वहाँ से कहाँ पहुंचता है, एयर सैक में इन्फ्लामेशन होते होते फिर कहाँ चला जाता है, थ्रू आउट द लंग के बाहर तक जाने लगता है। यानी लंग के बाहर तक क्या हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन, पस का कलेक्शन होने लगता है। तो वो क्या होता है, ब्रोंको निमोनिया। थर्ड है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसमें क्या होगा, अफेक्ट एल्विलाई वाल। इसमें क्या होती है, एल्विलाई की जो वॉल होती है वो अफेक्टेड होती है। यहाँ पे एल्विलाई है, एल्विलाई को ही हम क्या कहते हैं, एयर सैक कहते हैं। इसकी जो वॉल हैं वो क्या होती है, अफेक्टेड होती है। इसी को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं ना। तो वही है कि जब एल्विलाई की वॉल अफेक्टेड होती है तो वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो ये तो हो गए हमारे क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। देन इसके अलावा क्या है, कॉमन क्लासिफिकेशन भी है। कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया में क्या क्या हो सकता है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी यानी किसी कम्युनिटी में के कारण हुआ हो। ठीक है, तो कम्युनिटी से एक्वायर्ड हुआ हो निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हॉस्पिटल में एडमिट हैं आप किसी दूसरी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और उस दौरान आपको इन्फेक्शन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड, वेंटिलेटर में है पेशेंट और उसी दौरान उसे कॉज हो जाए, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाए तो
वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड, किसी भी हेल्थ केयर वर्कर के किसी भी हेल्थ केयर लेने आप गए हैं, किसी भी हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, किसी भी प्रकार की हेल्थ केयर आप ले रहे हैं, उस दौरान आपको इन्फेक्शन हो जाए तो वो कहलाएगा हेल्थ केयर एसोसिएटेड। और एस्पायरेशन निमोनिया यानी विंड पाइप के थ्रू क्या हो, कोई बैक्टीरिया वायरस इंजेक्ट हो जाए और कॉज कर दे इन्फेक्शन, तो वो कहलाएगा एक्सपायरेशन निमोनिया। ठीक है, तो क्लियर है क्या होता है निमोनिया, कि जब किसी बैक्टीरिया वायरस के थ्रू क्या हो, इन्फेक्शन हो और आपकी एयर सैक में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। तो वो एयर सैक या तो पूरे लंग की हो सकती है, दोनों ही लंग, या एक लंग की एयर सैक में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, जिससे क्या होती है, एयर सैक फिल हो जाती है फ्लूइड या पस से। 3 टाइप के होते हैं आपकी निमोनिया। फर्स्ट होता है लोबर, सेकेंड ब्रोंको निमोनिया, थर्ड होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। लोबर निमोनिया में क्या, आल एंड लार्ज सेगमेंट ऑफ पल्मोनरी लोब आर इन्वॉल्व्ड। देन ब्रोंको निमोनिया में क्या होता है, बिगिन विथ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड स्कैटर्ड इन एयर सैक थ्रू आउट द लंग। देन इंटरस्टिशियल में क्या है, अफेक्ट एल्विलाई वॉल। ठीक है, तो क्लियर है, देख ली और टाइप्स हमने देख ली क्लासिफिकेशन निमोनिया का। उसके बाद देखते हैं कि जो इटियोलॉजी या कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं निमोनिया को क्या है, बैक्टीरिया भी कॉज करता है, वायरस, फंजाई एंड कुछ पैरासाइट्स हैं जो कि निमोनिया कॉज करते हैं। तो हम वन बाई वन उनके नाम देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया, ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कॉज करते हैं निमोनिया, तो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियल नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया कॉज करता है। उसके अलावा क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया होता है, क्लोमाइडोफिला और माइकोप्लाज्मा निमोनियल। तो ये वायरस होते हैं जो क्या करते, कॉज करते हैं निमोनिया। इसके अलावा वायरस रीनो वायरस, कोरोना वायरस, हमने अभी देखे कोरोना वायरस भी क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। इन्फ्लुएंजा एंड RSV रेस्पिरेटरी सिंसियस वायरस, ये सारे वायरस कॉज करते हैं निमोनिया को। उसके बाद फंजाई, निमोनोसाइसिस्ट और एस्परजिलास एंड कैंडिडा, ये सारी फंजाई हैं जो क्या करती हैं, निमोनिया को कॉज करती हैं। पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई एंड स्टेरकोरेटिस और अदर प्रकार की भी और पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉज करते हैं निमोनिया। तो ये हो गई ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो क्या करते हैं, कॉज करते हैं निमोनिया को। इसके अलावा रिस्क फैक्टर भी हम यहीं देख लेते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं निमोनिया के। तो सबसे फर्स्ट तो होता है एज, है ना। एज में क्या है, 65 और ओल्ड एज या फिर लेस देन 2, यानी 2 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादा हम देखते हैं कि निमोनिया की शिकायत देखने को मिलती है, या फिर ओल्ड एज पीपल को निमोनिया की शिकायत देखने को मिलती है, निमोनिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है निमोनिया का। उसके बाद स्मोकिंग, ठीक है, क्रोनिक लंग डिसीज़ है तो रिस्क रहता है। क्रोनिक इलनेस, काफ़ी टाइम से कोई इलनेस चली आ रही है तो रिस्क रहेगा। हार्ट डिसीज़ है, पेशेंट को किसी भी प्रकार की हार्ट डिसीज़ है, अगर हार्ट डिसीज़ है तो क्या होगा, ब्लड प्रॉपर तरीके से पंप नहीं होगा, लंग तक नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और ये सारी चीज़ें मिलके क्या हो सकता है वहाँ पे निमोनिया कॉज हो जाए। डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको रिस्क रहता है। वीक इम्यून सिस्टम के कारण रिस्क रहता है। हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत ज़्यादा टाइम से अगर हॉस्पिटल में स्टे है पेशेंट तो भी चांस रहते हैं निमोनिया के। और रिसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अभी उसे कोई अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो तो उससे क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर, एंड देन ये थे हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर कि बैक्टीरिया की वजह से होता है निमोनिया, वायरस के भी वजह से होता है, फंजाई की वजह से और पैरासाइट की वजह से। बता दें रिस्क फैक्टर भी देख लिए। अब देखते हैं हम कि क्या क्या, अगर निमोनिया का पेशेंट है तो हमें उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या देख सकते हैं हम उसमें, फर्स्ट तो होगा कफ, है ना, कफ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, ठीक है, या पस का कलेक्शन हुआ है तो टाइटनेस या चेस्ट टाइटनेस फील होगी उसे, ठीक है। और क्या होगा, फटीग हो सकता है उसको, है ना, फटीग,
डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, ठीक है, ये सारे। और कन्फ्यूज़न होगा उसे, कन्फ्यूज़न, ठीक है, चेस्ट पेन। तो ये जनरली ये साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे किसके, निमोनिया के पेशेंट में, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, पस का कलेक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, कफ, हमें कफ होगा, चेस्ट टाइटनेस, क्योंकि वहाँ कलेक्शन हो गया फ्लूइड का, तो चेस्ट में क्या टाइटनेस फील होगी, फटीग, थकान महसूस होगी पेशेंट को, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, कन्फ्यूज़न होगा, चेस्ट पेन होगा। और चूँकि इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो रही है तो वहाँ पे फीवर भी होगा पेशेंट को। तो ये सारे जनरली क्या है, साइन एंड सिम्टम होते हैं, ठीक है, एक निमोनिया के पेशेंट को। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या कर सकते हैं निमोनिया के पेशेंट के लिए, हम क्या करेंगे, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं। फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन मेडिकल हिस्ट्री, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, स्पुटम कल्चर, यूरिन टेस्ट, ठीक है। तो हम डायग्नोस करने के लिए, निमोनिया को डायग्नोस करने के लिए पेशेंट के क्या कर सकते हैं, हम ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं। फर्स्टली तो हम उसका फिज़िकल एग्जामिन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिन में क्या देखते हैं हम, उसके साइन एंड सिम्टम, यहाँ पे एक नोज़िया भी आएगा ना, नोज़िया, वॉमिटिंग, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग का सेंसेशन भी होगा, ठीक है। तो डायग्नोस करने के लिए फर्स्टली फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट के साइन एंड सिम्टम की, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेस्ट टाइटनेस है ना, या उसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या सिम्टम है। तो वो हमारा आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल हिस्ट्री, इससे पहले पेशेंट को कोई मेडिकल हिस्ट्री रही होगी, कोई रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर या अन्य कोई डिसीज़ है, उस बारे में हम डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या, चेस्ट एक्सरे हम करवाएंगे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे। ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, आप पेशेंट की नोज़ के थ्रू क्या होती है, ट्यूब इंसर्ट कराई जाती है ब्रोंकियोल्स में, एंड उसके बाद क्या करते हैं, हमें स्क्रीन में दिखाई देता है, ठीक है, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं नोज़ में, और स्क्रीन में हम देखते हैं अंदर की जो भी कंडीशन है लंग की, वो हमें दिखाई देती है। तो हम ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं पेशेंट की, उससे पता चल जाएगा कि कितना, यानी निमोनिया जो हुआ है किस तरह से फैला हुआ है। जैसा कि हमने देखे कि पूरी लोब में या बहुत लार्ज सेगमेंट में हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमें ब्रोंकोस्कोपी से पता चल जाएगी कि किस टाइप का निमोनिया है, ठीक है। स्पुटम कल्चर हम कराएंगे, क्योंकि उसको पस कलेक्शन हो रहा है, कफ हो रहा है, तो हम स्पुटम कल्चर करा सकते हैं, और यूरिन टेस्ट कराएंगे हम उसका, ठीक है, उसका हम यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री भी करा सकते हैं। तो ये है हमारे साइन एंड सिम्टम हमने देख लिए, और ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो फर्स्टली हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी निमोनिया की। तो सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स,
ठीक है, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, ड्यू टू मीन्स किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर कारण, जैसा कि हमने देखे थे बैक्टीरिया था, वायरस था, फंजाई था, पैरासाइट्स थे, तो वो किसी भी या कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, या कोई वायरस गया हो अंदर, या बैक्टीरिया के कारण, फंजाई के कारण, या पैरासाइट के कारण। तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर माइक्रोब्स एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, मैं ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर माइक्रोब कहाँ हो गया, अंदर एंटर कर गया बॉडी के अंदर, है ना, अंदर कर गया। जैसे ही माइक्रोब्स अंदर करता है बॉडी के, तो सबसे पहली जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो होता है एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे ही कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, सबसे फर्स्टली हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और जहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन जहाँ होगा तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कफ एंड म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है हमारी बॉडी, तो यहाँ पे क्या होगा, कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, यही जो हमारा, अब ये क्या होगा, आगे प्रोसेस क्या होगी इसमें, पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, कहाँ पे, एल्वियोलाई या एयर सैक। ठीक है, ये पेनिट्रेट कर गया, आगे बढ़ गया, कहाँ पे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे क्या हो गया, आगे बढ़ गया। अब ये जब वहाँ पे गया, ठीक है, माइक्रोब्स वहाँ पे गया, तो क्या होना है वहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन में वैस्कुलर सिस्टम में हमने देखा था कि इन्फ्लामेशन में क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। तो जब ये एल्विलाई एयर सैक में पहुँचेगा तो वहाँ पे हो जाएगा वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन हो जाएगा कहाँ पे, अफेक्टेड एरिया पे, जहाँ पे भी माइक्रोब पहुँचा है वो अफेक्टेड एरिया पे क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। और वैसोडाइलेशन के कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो, क्योंकि वैसोडाइलेशन हो गया, वेसल्स क्या हो गई, डायलेट हो गई हैं, तो ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड फिब्रिन। और उसके बाद क्या होगा, कंजेशन इन एयर सैक, और कॉज करेगा क्या, निमोनिया। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, सबसे पहले क्या होगा, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होगा, माइक्रोब एंटर करेगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसके माइक्रोब के बॉडी में एंटर करने के साथ ही क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएंगे इम्यून रिस्पॉन्स। जहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, म्यूकस एंड कफ का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये माइक्रोब पेनिट्रेट करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, एल्वियोलाई या एयर सैक। ठीक है, तो उस तरफ पे क्या करेंगे, ये पेनिट्रेट करेंगे, और वहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, अफेक्टेड एरिया में क्या होने लगेगा, वैसोडाइलेशन, वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है,
उस जगह पे ब्लड की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट और फिब्रिन क्या हो जाएंगे, वहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे, और एकत्रित होने के बाद कंजेशन हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, एयर सैक में फिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें जाके कहाँ पर फिल हो जाएंगी, एयर सैक में। देखिए यहाँ एकत्रित हो रहा है क्योंकि वैसोडाइलेशन हो गया जिसके कारण फ्लो बढ़ गया है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मतलब एकत्रित हो रहा है क्या, ल्यूकोसाइट और फिब्रिन भी क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, और कहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहा है, एयर सैक में भर रहा है, एयर सैक में फिल हो रहा है। और एयर सैक में फिल होने के बाद ही क्या होगा, कंसोलिडेशन इन कंसोलिडेशन ऑफ लंग, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एयर सैक में जाके फिल हुआ और उसके बाद के कंसोलिडेशन ऑफ लंग मतलब पूरे लंग में ये क्या हो गया, जमा हो गया। तो ये कंडीशन होती है निमोनिया की, ये पाथवे होता है निमोनिया का कि कैसे कॉज होता है निमोनिया, कैसा इसका पाथवे है। जैसे किसी भी ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण माइक्रोब एंटर होगा आपकी बॉडी पे सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एंटर होगा वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा इम्यून सिस्टम, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा और कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। अब ये चीज़ें कहाँ आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे पेनिट्रेट हो जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ क्या होगा, एल्वियोलाई या एयर सैक होंगे, और वहाँ पर क्या होने लगेगा, वैसोडाइलेशन होने लगेगा। क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रहा है तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो ल्यूकोसाइड और फिब्रिन भी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, और कहाँ जमा हो जाएंगे, एयर सैक में एकत्रित होके इकट्ठे हो जाएंगे, एयर सैक में फिल हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, ये पूरे चीज़ें कहाँ पर आपके लंग में इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये कंडीशन होती है निमोनिया की। आपको आज की क्लास समझ में आई होगी कि निमोनिया की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, इसमें क्लासिफिकेशन हमने देखा, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, रिस्क फैक्टर एंड साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।